ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? ठीक है, हमने पहले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं कर ली थी। जो बचा हुआ है मैं आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गया था, नहीं तो उस वाली वीडियो में ही कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाल दिया था वीडियो, बट मैं पढ़ाते हुए चला जा रहा था और जब मैंने देखा तो वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा मतलब नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा कंप्लीट आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, हमने अब यहाँ पर हम ओसोफेगस की चर्चा करते हैं। देख लीजिए ओसोफेगस क्या है। ठीक है, तो हम ओसोफेगस के बारे में आपको बताता हूँ कि जो ओसोफेगस है इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह जो होता है ओसोफेगस यह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब या मस्कुलर ट्यूब का बना होता है। इनवॉलंटरी रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो होता है इनवॉलंटरी रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि इनवॉलंटरी रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो आपने क्रमाकुंचन गति का नाम जरूर सुना होगा। आपने इंटर में पढ़ा होगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा ओसोफेगस है। मान सपोज दैट ऐसा होता नहीं, बट मान लीजिए कि ये ओसोफेगस है। ठीक है, यहाँ पे हमने भोजन खाया, जैसे जैसे ये भोजन आगे बढ़ता जाएगा या धीरे धीरे स्लोली मतलब ये नीचे की तरफ स्टमक की तरफ या धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाएगा अपना फूड। ठीक है, फूड आगे बढ़ता जाएगा, इसी को क्रमाकुंचन या इनवॉलंटरी रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर सपोज दैट अगर इनवॉलंटरी रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ना हो, अगर भोजन सिर्फ भोजन डायरेक्टली पहुंच जाए स्टमक में, तो हमारे स्टमक को चोट भी पहुंचा सकता है और एक आवाज़ करेगा, तो जो कि सही नहीं है, जाहिर सी बात है। और ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, गॉड गिफ्टेड है, जाहिर सी बात है। और ऐसी सारी प्रोसेस है उसमें बनी हुई है कि ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हमारे लिए मतलब बेनिफिट भी कहें, और पाचन में ज़्यादा हेल्प नहीं करता, बस उसी को धीरे धीरे भोजन को वहाँ पे स्टमक में पहुँचाता है। ओसोफेगस का जो काम था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ओसोफेगस के बारे में समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक जो होता है यह एब्डोमिनल के लेफ्ट साइड में होता है। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यह एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। इट इज लोकेटेड, ध्यान दीजिए, इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इट फूड इन द स्टे फॉर 4 आवर। स्टमक जो होता है स्टमक में ही सबसे लॉन्ग टाइम तक भोजन रुका होता है, कि इसमें भोजन इट इज स्टे मतलब इसमें भोजन रहता है कितने 4 आवर तक, इसमें 4 घंटे तक भोजन रुका रहता है। ठीक है, अगर हम स्टमक के पार्ट की बात करें, मतलब स्टमक कैसा होता है, कितने पार्ट होते हैं, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इट इज ए 4 पार्ट। स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। कार्डियक होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। मैं आपको 4 बता रहा हूँ, किसी किसी बुक में 3 भी होगा, तो उसको आप गलत नहीं कहेंगे, ये गलत नहीं है। जो बॉडी वाला पार्ट है वह किसी किसी बुक में नहीं होगा, या आपको सर ने नहीं बताया होगा, या कहीं से आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वह अलग अलग की बात है। बट अगर आप 4 लिखेंगे तो भी सही है, अगर आप 3 लिखेंगे तो भी सही है, बट आप अगर 4 याद कर लेते तो भी आपके लिए बेटर है। कौन सा? कार्डियक, फंटस, बॉडी, पाइलोरिएशन। यहाँ पे मैंने एक छोटे से फिगर के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पे विशेष ध्यान से इसको देखिए। स्टमक है, स्टमक का जो ऊपरी वाला पार्ट है उसे कार्डियक कहते हैं। यहाँ का जो बीच वाला पार्ट है उसे फंडस कहते हैं। अब पूरे जो स्टमक का पूरा पार्ट है उसी को बॉडी है, और जो ये वाला पार्ट है उसी को पाइलोरिक रीजन भी कहते हैं। ठीक है, फंडस में आप देखिए कुछ एक संरचना बनी होगी उंगली के समान। ठीक है, उंगली के समान संरचना बनी है, वह कांटेनुमी संरचना बनी होती है। यहीं पे जो भोजन आता है वह भोजन आके इसी फंडस पे रुकता है। ठीक है, कार्डियक से एससीएल निकलता है। एससीएल जो कार्डियक से निकलता है वह इतना ही मतलब एसिडिटी मतलब एसिडिक होता है कि अगर मान लीजिए वह जो हमारा एससीएल कार्डियक में निकलता है स्टमक के कार्डियक वाले हिस्से से, अगर उस एससीएल को अगर हम अपने हाथ पे या किसी ऐसे पार्ट पे अपने ऑर्गन पे डालें, तो वह मान लीजिए हमने हाथ पे डाला, ठीक है, तो हाथ को वह छेद करके मतलब दूसरे साइड से निकल जाएगा, इतना ज़्यादा वह मतलब एसिडिक होता है। कौन? एससीएल का पीएच 2 होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब एसिडिक होता है ये। मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पे जो बच जाता है उसे मतलब जो लाइसोजाइम नहीं किल कर पाता है वो स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट में आता है, तो एससीएल से वह बच नहीं पाता है और एससीएल उसे किल कर देता है। ठीक है, आपको स्टमक की संरचना समझ में आई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्डियक। कार्डियक क्या है? आप ध्यान से देखिए, कार्डियक क्या है। इट इज द अपर पार्ट। इट इज अपर पार्ट, यह ऊपरी हिस्सा होता है। इट इज अपर पार्ट एंड फॉर्म दिस एससीएल is formed and it break down the food.
इट इज अपर पार्ट एंड फ्रॉम दिस एचसीएल इज फॉर्म एंड इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। यह भोजन को तोड़ता है और यह भोजन को अम्लीय बनाता है और यहाँ पे भोजन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। यह कार्डियक में होता है। अब हम देखते हैं कि इसका फंडस, अब हम फंडस की चर्चा करते हैं। देखिए फंडस क्या है। फंडस इट हैज ए थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टे फॉर फूड। जो थ्रोन लाइक मतलब धागे समान संरचना, ये जो है यहाँ पे संरचना जो मैंने ऐसे ऐसे करके दिखाया है आपको यहाँ पे, इसी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे फंडस में इट इज ए थ्रोन लाइक, इसमें थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्टे फॉर फूड, इसी थ्रोन पे जाके भोजन रुकता है, ठीक है। इसी पे भोजन जाके रुकता है। आप जब उपवास रहते हैं, उपवास मतलब जब हम व्रत रहते हैं, नवरात्र हुआ या रमजान का महीना हुआ, इस टाइम में जब हम उपवास रहते हैं तो जब हमारे पेट में कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं जाता है या जब हमें बहुत तेज से भूख लगता है, ठीक है, तो आपका जब पेट दर्द करता है, एक पेट में चुभन जैसी चुभन होता है ना, तो वही चुभन होता है। चुभन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब भोजन नहीं रहता है तो जब ये वाला हिस्सा जब सिकुड़ता है तो जाके जो ये क्या बोलते हैं, जो ये धागे समान संरचना है यह खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद पेट में धंसता है और चुभन हमें महसूस होता है इसी के कारण से, ठीक है। तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन जाके इसी पे रुकता है और रुकने की वजह से रुकता है और यहाँ पे थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसमें? फंडस वाले पार्ट में। अब देखिए पाइलोरिक रीजन, ठीक है, जो इसका है पाइलोरिक रीजन है, ठीक है। तो पाइलोरिक रीजन क्या है? इट इज ए फाउंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है एंड इट सिक्रेटेड टू एंजाइम, और इससे दो एंजाइम निकलते हैं पाइलोरिक रीजन से। पाइलोरिक रीजन में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है और यहाँ से दो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, ठीक है। पहला है रेनिन। रेनिन क्या करता है? यह इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यह दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, यह दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कौन? रेनिन। ध्यान दीजिए, रेनिन जो होता है यह दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि दूध का क्या काम है, सॉरी रेनिन का क्या काम है या रेनिन क्या कार्य करता है, तो आप तो बता देंगे कि ये दूध से दही में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसका काम क्या है कि दूध में केसिन नाम के प्रोटीन का पाचन करता है। क्या? दूध में केसिन नाम के प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? रेनिन। ध्यान दीजिए, रेनिन जो है यह दूध में केसिन नाम के प्रोटीन का पाचन करता है और यह कह सकते हैं इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है यह प्रोटीन कन्वर्ट विथ पेप्टोन को, यह प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्टोन में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्टोन में। ध्यान दीजिए, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को देखिए कि कहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो रहा है, किस एंजाइम के थ्रू पाचन हो रहा है, यह आपको याद करने की आवश्यकता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए कि कहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, किस एंजाइम के थ्रू प्रोटीन का पाचन होता है। क्यों? क्योंकि वाइवा में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? स्टमक के कहाँ पे? पाइलोरिक रीजन पे। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चीज को याद कर लीजिए कि प्रोटीन का पाचन होता कहाँ पे है। प्रोटीन का पाचन स्टमक के पाइलोरिक रीजन में होता है, जहाँ पे एक पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, ठीक है। उसके बाद में लीवर क्या करता है? इट इज सिक्रेट ऑफ बाइल, ये बाइल का सिक्रीशन करता है। कौन? लीवर जो है बाइल का सिक्रीशन करता है, इट इज सिक्रेट ऑफ बाइल, ठीक है। अब गाल ब्लेडर की हम बात करते हैं। गाल ब्लेडर जो होता है ये सिक्रेट ऑफ बाइल, सॉरी जो गाल ब्लैडर है स्टोर ऑफ बाइल, या बाइल को स्टोर करके रखता है। जाहिर सी बात है, जब लीवर सिक्रीट कर रहा है तो एक मानक होगा ना कि कहाँ तक सिक्रीट करेगा। मान लीजिए बहुत सा सिक्रीट कर दिया, ठीक है, लीवर। अब इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इस चीज़ को कहीं एकत्रित करेगा ना, तो जो गाल ब्लैडर होता है वह कह सकते हैं ना कि स्टोर रूम की तरह होता है। मान लीजिए जब लीवर अधिक मात्रा में बाइल का सिक्रीशन कर देता है तो गाल ब्लैडर जो होता है ये इसको स्टोर करके रखता है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है गाल ब्लैडर उस बाइल को निकालता रहता है, ठीक है। तो स्टोरेज कहाँ पे होता है, या कहते हैं स्टोर रूम क्या है बाइल का? तो गाल ब्लैडर है। और बाइल का सिक्रेशन कहाँ से होता है? लीवर से होता है। अब ध्यान दीजिए, बाइल का सिक्रेशन कहाँ से होता है? लीवर से होता है, ठीक है। और स्टोर कहाँ से होता है? स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में। अब जो बाइल का पीएच होता है, पीएच उसका 8 होता है और यह क्या कहता है? फूड में बेस या भोजन को क्षारीय बनाता है। जाहिर सी बात है, बाइल है तो जाहिर सी बात है भोजन को क्षारीय बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज की।
पैनक्रियाज, पैनक्रियाज पत्ती समान रचना होती है, मैंने फिगर में नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है, पैनक्रियाज की संरचना, ठीक है। पैनक्रियाज जो होता है यूं करके एक पत्ती समान संरचना होती है पैनक्रियाज की, ठीक है। यहाँ से लेट 3 एंजाइम निकलते हैं लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट क्या है। अब हम पैनक्रियाज को देखें कि पैनक्रियाज क्या है, उसके बाद मैं लेट को भी यहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो पैनक्रियाज क्या है, इट इज ए ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या है, यही ग्लैंड होता है। इट इज डाइजेशन डाइजेस्टिक एंजाइम, और इसमें से कुछ डाइजेस्टिक एंजाइम निकलते हैं जो डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। लैट यल फॉर क्या होता है, लाइपेज। अब लाइपेज का क्या काम है, यह फैट का पाचन करता है। ध्यान दीजिए एंजाइम के नाम याद होने चाहिए डाइजेस्टिक सिस्टम में। लैट क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, फैट का पाचन करता है। ए फॉर एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, स्टार्च का पाचन करता है। जो वहाँ पे डेस्ट्रोज जो होता है और डेस्ट्रोज जो था, जो स्टार्च अमाइड का पाचन कर रहा था, वहाँ से जब कुछ चीज़ बच जाते हैं, नहीं अच्छे से पाचन हो पाता है, तो यहाँ पे एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन का पाचन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लीवर में हुआ कहाँ पे, पाइलोरिक रीजन में, किस एंजाइम से, पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया। अब यह पेप्टोन को, ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। अब इसका पाचन कहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पैनक्रियाज आपको समझ में आया, आई होप आपको पैनक्रियाज समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे और देख लीजिए। पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, इससे डाइजेस्टिक एंजाइम निकलते हैं जो पाचन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं या हमारे लिए यूजफुल होते हैं, या कह सकते हैं कि जो पाचन होता है, पाचन के जो विशेष एंजाइम होते हैं वह पैनक्रियाज से ही निकलते हैं, ठीक है। एल फॉर लाइपेज। लाइपेज फैट का पाचन करता है। ए फॉर एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ट्री फॉर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। आप ध्यान दीजिए, ठंडक की वजह से कुछ मतलब जो शब्द हैं कुछ बबल कर गए हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। शायद पिछले वीडियो में भी कुछ बबल कर गए होंगे लिखने के बाद, ये वाले जो शब्द हैं कुछ फैल गए हैं, तो उस चीज़ को आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह 22-25 फीट का होता है। कितना, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह 22 से 25 फीट का होता है, ठीक है। 20 से 25 फीट का होता है। उसके बाद अगर हम सेंटीमीटर में अगर अब बात करें तो 670 टू 760 सेंटीमीटर का होता है, मतलब 670 से 760 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें जो होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब कह सकते हैं कि डाइजेशन इसमें पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इट इज अ 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं। किसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। डेडुनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ध्यान दीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम जो होता है, इट इज नॉट सीक्रेट फॉर एंजाइम। डेडुनम से कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। और जो इलियम होता है, यहाँ पर इलियम वाले पार्ट में डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद फिर इरेप्सिन, यहाँ पे एक एंजाइम निकलता है इलियम वाले पार्ट से, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के। इरेप्सिन जो होता है यह पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन का पूर्णतः पाचन किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आप प्रोटीन पे आ जाइए। प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टमक के कहाँ से, पाइलोरिक रीजन से। पाइलोरिक रीजन में कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या क्या था, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया था। उसके बाद पेप्टोन का पाचन कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में कौन सा एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या क्या था, पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट किया था। ध्यान दीजिए, उसके बाद पेप्टाइड का पाचन फिर कहाँ होता है, पूर्णतः कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे पूर्णतः प्रोटीन का पाचन हो जाता है, किसमें करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पूर्णतः पाचन हो जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब कह सकते हैं कि पूर्णतः डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में बचा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 1.5 मीटर का यह होता है। और इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें वाटर या मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जब हम आपको बता रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन का जो मतलब मैंने फिगर बनाया था आपको, यूं करके फिगर था लार्ज, आपको जो मैंने फिगर बनाया था उसमें करके यूं करके जो फिगर था,
आपका उसमें आपको बताए ऐसे करके जो आपका फिगर था, ठीक है, वहाँ पे आपका यह मतलब 5 पार्टों में मतलब डिवाइड होता है। या इस वाले पार्ट को आपका एसेंडिक क्लोन कहते हैं। उसके बाद में या इस वाले पार्ट को डिसेंडिक, और उसके बाद एसेंडिक। अब यहाँ पे जो होता है उसे ट्रांसवर्स कहते हैं, मतलब ट्रांसफर होता है। इस वाले पार्ट को डिसेंडिक क्लोन कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो यहाँ पे वाले पार्ट आएगा उसे सिग्मैट कहेंगे, ठीक है, और उसके बाद में रेक्टम। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है ध्यान दीजिए। एसेंडिक क्लोन है, ये भी आपको नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सा? एसेंडिक क्लोन है, ट्रांसवर्स क्लोन है, डिसेंडिक क्लोन है, सिग्माइड क्लोन है और रेक्टम है। ठीक है। लार्ज इंसेस्टाइन, लार्ज इंसेस्टाइन क्या है? ये 1.5 मीटर का होता है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जो इसको इसको मतलब क्लोन में डिवाइड किया गया। कौन कौन से क्लोन में? एसेंडिक क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिक क्लोन, सिग्माइड क्लोन और रेक्टम, इतने पार्ट में इसे डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पर डाइजेशन पूर्णतः कंप्लीट होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे जितना पता था डाइजेशन के बारे में मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों में आपको बता दिया है। उसके बाद अगर डाइजेशन के बाद अगर आपको इस वीडियो में कुछ आपको कमी लगती है या कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ तक जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था मैंने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको डाइजेशन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।